गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर संजय आपका वेलकम करता हूं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही मुगल स्थापत्य कला से, और यह अभी तक आप देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में खास तौर से स्थापत्य कला के पार्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला से। क्योंकि आप पिछले ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्थापत्य कला के क्वेश्चन आए हैं, खास तौर से मेडिवल हिस्ट्री में, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मुगल पीरियड से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो वर्तमान में भी हैं और कहीं न कहीं हमारे पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन भवनों का इम्पोर्टेंस बना हुआ है। बच्चों, एक आपके विदेशी नीति के माध्यम से भी उनका एक महत्व बना हुआ है, तो उसको भी देखा जाएगा मेंस के लेवल पर कि किस तरह से इन भवनों का वर्तमान महत्व है। जैसे आगरा को, ताजमहल को ले लीजिए, या आगरा के किले को ले लीजिए, या जितने भी आपके इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला के प्रतीक हैं वह वर्तमान में क्या रिलेवेंसी रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनका, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही बच्चों मुगल पीरियड से, यानी मुगल कालीन स्थापत्य कला से। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। अभी आपकी संख्या बहुत कम है, अभी बहुत कम संख्या बच्चों आपकी। अपनी संख्या को इंक्रीज करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख से 10 जून से बच्चों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री ये 10 जून से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 2020 और 21 को हमने टारगेट किया इसमें। ठीक है, ये एक कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जून से, जिसमें हमने आपके कुल 35 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं। कल हम उसको आपको डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें, यानी एक तरह से ओवरऑल वो कंप्लीट है। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे मेन फोकस हमें ये करना है कि क्या डिफरेंस दिखता है प्री और मेंस में, मेंस को कैसे आप कवर करते हो, मेंस के क्वेश्चन को कैसे आप सोचते हो, कैसे लिखते हो, और कैसे एक आपकी एक थिंकिंग पावर डेवलप करना है, क्योंकि बिना एक बेहतर थिंकिंग पावर के आप आंसर राइटिंग अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कोर्स के साथ साथ हम इसके 10 दिन बाद एक सेक्शन आपका स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना पढ़ाते चलेंगे उसकी आंसरिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसकी आंसर राइटिंग स्किल आपके डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 जून से। ठीक है, और आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं क्लास से, एक कंप्लीट तैयारी, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप चाहते हैं बच्चों, तो हमारा जो रेफरल कोड है, रेफरल कोड हमारा है SKY लाइव। ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव, और इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, 10% की रिबेट आपको दी जाएगी। ये हमारा रेफरल कोड है। तो इससे एक सेक्शन ये स्टार्ट होगा, और इसके कुछ दिन बाद जो है 10 से 15 दिन बाद एक हम विश्व इतिहास का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास बच्चों आपको कई मामलों में महत्व प्रदान करेगा, जैसे IR के विषय में, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में विश्व इतिहास का बेहद अहम रोल होता है। इसके बाद आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा अहम रोल होता है। फिर आपके ऐसे में भी इसका रोल होता है। ठीक, निबंध में भी विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये आपकी जानकारी को पूरी तरह से एक ग्लोबल नॉलेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर आपको पूरे विश्व की एक बेहतर समझ डेवलप होती है, और जब आप पूरी दुनिया की समझ आप डेवलप कर लेते हैं तब चीज़ों को लिखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हर चीज़ को आप जोड़ना सीख लेते हैं। जैसे अगर विश्व इतिहास आप पढ़े हो तो वर्तमान में चाहे साइंस और टेक का सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी का सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन को आप बेहतर तरीके से जोड़ सकते हो कि भारत की इकोनॉमी या किसी अदर कंट्री की इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ठीक, क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखेंगे कि भारत की ये सारी चीज़ें किस तरह से विश्व से जुड़ी हुई हैं या किस तरह से डिफरेंस है।
इन सब चीज़ों में, और वर्तमान में उसमें क्या कोरिलेशन दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं बच्चों तो आप लोग जुड़िए। 10 जून तक ये है, ठीक है, 10 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप जो लोग भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं आप इससे जुड़िए। और रेफरल कोड हमारा है YesKY Live। बार बार हमने बताया है कि अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आपकी समस्या हमारी समस्या है, हम आपसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और वहाँ पर हम आपके सभी चीज़ों का आंसर कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जो है आपकी क्लास, सभी लोग जुड़ गए क्लास से, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपनी संख्या बच्चों और थोड़ा सा इंक्रीज करिए, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें बच्चों देखिए हमें मकबरे, मस्जिद, बाग, बावलियां, दुर्ग, मदरसा, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। बावलियां मतलब होता है तालाब, ठीक है। बावली माने क्या होता है बच्चों? तालाब। बाग माने आप देख ही रहे हैं मुगल काल में बाग निर्माण की एक नई पद्धति आपको दिखेगी जिसको कहते हैं चार बाग पद्धति, ठीक है। और इसका नामकरण वर्तमान में भी आप देखिए लखनऊ में आलम बाग, चार बाग, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो इनके नामकरण को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो ये इन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे, मकबरे, मस्जिद, बाग, बावलियां और दुर्ग, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अध्ययन करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य कला क्या सल्तनत काल के स्थापत्य कला की हूबहू नकल थी? क्या मुगल कालीन स्थापत्य कला सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की हूबहू नकल है या उससे कुछ डिफरेंट है या उससे कुछ अलग है, ठीक है। तो कहा जाता है कि मुगल काल के संदर्भ में एक इतिहासकार है हैवेल, एक इतिहासकार है बच्चों हैवेल, ये बहुत बड़ा माने स्थापत्य कला का जानकार है ये विद्वान। देखिए कुछ विद्वानों के नाम आप याद रखिए, हैवेल, पर्सी ब्राउन, फर्ग्यूसन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं स्थापत्य कला पर अपना कार्य किया है। तो जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो सामान्य रूप से इन्हीं लोगों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर कला के संदर्भ में कभी कोई स्टेटमेंट दे दे और ये पूछ ले कि फला स्टेटमेंट किस लेखक या किस राइटर का या किस इतिहासकार का है, वहाँ पर अगर आप देखें 3 नाम डिफरेंट है और एक नाम इन तीनों में से कोई एक है तो तुक्का लगाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि तुक्का, लोग तुक्का को आंख मूंद कर नहीं लगाते, दिमाग से लगाते हैं, ठीक है, और वो इसी तरह से लगाया जाता है। बात समझ रहे नहीं हमारी? तो कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में हैवेल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कहा जाता है कि हैवेल ने मुगल कालीन स्थापत्य कला को भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति कहा। इसका मतलब देखिए, इन्होंने कहा मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति है। इसको समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति है। भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति है। इस लाइन को देखिए, इन्होंने कहा कि मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है वह भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति है। यानी कहने का मतलब है
कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की पहले जो प्योर भारतीय स्थापत्य कला थी उसकी क्या है, पुनरावृत्ति है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इस बात को जरा सा समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा हम उस सिचुएशन को समझते हैं जो सल्तनत काल के पतन के बाद विकसित हुई। ठीक है, थोड़ा सा उस कंडीशन को भी हम देखेंगे बच्चों। ठीक, तो आप लोग जो है सभी लोग जुड़ गए हैं, हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। चलिए, तो यहां पर एक बात है, कहा जाता है कि सल्तनत काल का जब पतन हुआ तो सल्तनत काल के पतन के बाद चूंकि केंद्रीय राज सत्ता क्या हो गई, कमजोर हुई। भाई सल्तनत काल का पतन हुआ जब बच्चों, देखिए कहा जाता है कि सल्तनत काल का पतन हुआ, तो सल्तनत काल के पतन के बाद जब सल्तनत काल का पतन हुआ तो इसके क्या परिणाम निकले, इसका परिणाम ये हुआ कि एक तरफ केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई। केंद्रीय सत्ता का मतलब होता है कि जो एक बड़े भूभाग पर शासन करे, केंद्रीय सत्ता क्या हो गई, समाप्त हो गई बच्चों। तो जब केंद्रीय सत्ता समाप्त हुई तो इसका दूसरा परिणाम ये निकला कि जो तो प्रांतीय कलाओं का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, प्रांतीय कला का जन्म हुआ, प्रांतीय कला का जन्म हुआ। ठीक है, इससे प्रांतीय कला का क्या हुआ, जन्म हुआ। यानी जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो यहाँ कला क्या हो गई, अवरुद्ध हुई, यहाँ कला अवरुद्ध हो गई, यानी कला का विकास यहाँ पर क्या हुआ, रुक गया। और आपको हमने बताया भी था कि लोदी वंश और सैयद वंश में अर्थव्यवस्था कमजोर होने और व्यक्तिगत कला में रुचि का न होने की वजह से सल्तनत काल के अंतिम चरण तक आते आते कला का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र में जो शिल्पकार या कलाकार राजाश्रय के अधीन पल रहे थे या राज्य की सहायता से वो जी रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे पलायन कर दिया किधर, प्रांतों की तरफ। तो जब उन्होंने प्रांतों की तरफ पलायन किया तो एक नई कला का जन्म हुआ जिसे आप प्रांतीय कला कहते हैं, जैसे जौनपुर की कला, जैसे गुजरात की कला, जैसे दक्षिण में बीजापुर की कला। ये प्रांतीय कलाओं का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो कला का देखिए यहां से जब कलाकार यहां गया तो यहां पर जो कला जन्म ली, यानी प्रांतों में जिस कला का जन्म हुआ बच्चों, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों तत्वों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, केंद्रीय तत्व इसलिए दिखाई देगा क्योंकि शिल्पकार केंद्र से कहां आया है, प्रांत में आया है। क्योंकि शिल्पकार कहां आया बच्चों, प्रांत में आया है। और प्रांतीय तत्व इसलिए दिखाई देगा क्योंकि प्रांतीय कलाकार यानी क्षेत्रीय कलाकार भी इसके निर्माण में क्या है, शामिल है। तो यहां पर कला का स्वरूप क्या हुआ, बदल गया। अच्छा, दूसरी बात, कहा जाता है कि जब मुगल सत्ता में आए तो मुगल में बाबर कहां से आया, फरगना से। बाबर कहां से आया बच्चों, फरगना से। फरगना मतलब मध्य एशिया, फरगना मतलब मध्य एशिया। यानी एक बार पुनः जो है भारत का मध्य एशिया से क्या हुआ, संबंध जुड़ गया। यानी आप अगर देखें तो सल्तनत काल में भारत का मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो चुका था, पूरी तरह से भारत का संबंध मध्य एशिया से टूट चुका था। तुर्क मुसलमानों ने जिस संकल्पना को, जिन विशेषताओं को लेकर वो आए, वही विशेषताएं हिंदुस्तान में दिखाई देती हैं। और एक तरह से हमारा मध्य एशिया से पूरा संपर्क क्या हुआ, टूट चुका था सल्तनत काल में। लेकिन जब मुगल सत्ता पुनः वापस आई तो मुगलों के आने से एक बार फिर हमारा जो संबंध है वो मध्य एशिया से क्या होता है, जुड़ जाता है। और मध्य एशियाई संस्कृति का प्रभाव कहीं न कहीं मुगल कालीन स्थापत्य कला पर हमें क्या होगा, दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला एक मिश्रित कला के रूप में सामने आती है। तो मिश्रित कला के रूप में क्यों सामने आती है, मिश्रित कला के रूप में आई, ये सच है कि मिश्रित प्रभाव दिखते हैं, क्योंकि मुगल कालीन स्थापत्य कला पर इन प्रांतीय कलाओं का प्रभाव भी दिखेगा, सल्तनत कालीन कलाओं का भी प्रभाव दिखेगा, खास तौर से ईरानी कला का भी प्रभाव दिखेगा, तुर्की कला का भी प्रभाव दिखेगा, मध्य एशिया की कला का भी प्रभाव दिखेगा। तो कई ऐसी कलाओं के लक्षणों को लेकर मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास होता है।
इसीलिए मुगल कालीन स्थापत्य कला को एक मिश्रित कला के रूप में माना गया है। लेकिन फिर भी एक शब्द यहां पर आया, जैसे अभी हैवेल ने कहा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला भारतीय वास्तुकला की पुनरावृत्ति है, भारतीय स्थापत्य कला की पुनरावृत्ति है। तो फिर ऐसे क्यों? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि नहीं, जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है वह कई कलाओं को अपने में शामिल की है, कई विदेशी कलाओं के लक्षण को अपने में शामिल की है, और साथ साथ जो क्षेत्रीय स्थापत्य कला है उसका भी अपने में क्या किया है, शामिल किया है। तो फिर वह भारतीयता का लक्षण कैसे प्रस्तुत कर सकती है, फिर वह भारतीय स्थापत्य कला की पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है? इसका मतलब क्या हैवेल गलत था? नहीं बच्चों, हैवेल गलत नहीं था। मुगलों की जो सबसे खास बात रही, आपको यह पता है कि मुगल हिंदुस्तान में एक विदेशी राज सत्ता के रूप में हिंदुस्तान आए, ठीक है, वो एक विदेशी सत्ता के, विदेशी शासकों के रूप में हिंदुस्तान में भले आए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने क्या किया कि भले ही विदेशी तत्वों को, विदेशी सांस्कृतिक लक्षणों को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसमें खासियत ये थी कि जो भी विदेशी संस्कृतियों के लक्षण मुगलों ने स्वीकार किया, उनको क्या करते थे ये लोग कि पहले उनको भारतीय वातावरण और भौगोलिक कंडीशन के अनुसार उनको क्या करते थे, परिवर्तित करते थे, फिर अपनी स्थापत्य कला में उसे शामिल करते थे। यानी कहने का मतलब है कि चाहे ईरानी स्थापत्य कला की विशेषताएं हो, चाहे मध्य एशिया की सांस्कृतिक विशेषताएं रही हो, लेकिन इन विशेषताओं को पहले वो क्या करते थे, भारतीय पर्यावरण और भौगोलिक दृष्टि से क्या करते थे, परिवर्तित करते थे। यानी उनमें भारतीयता का पुट, भारतीयता के लक्षण उसमें क्या करते थे, डाल देते थे, तब जाके उसको अपनी स्थापत्य कला यानी अपनी संस्कृति में क्या करते थे, शामिल करते थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में भारतीयता का लक्षण ज्यादा दिखाई देगा, इनमें विदेशीपन बहुत कम दिखेगा, और इनसे ये लगता है कि नहीं, इन्होंने कहीं न कहीं कला में अपनी भारतीयता के लक्षणों का समावेश किया। इसीलिए हैवेल कहता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला की क्या है, पुनरावृत्ति है। मेरी बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो अभी हमने कहा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल काल की स्थापत्य कला पर प्रभाव। तो किन किन संस्कृतियों का प्रभाव मुगल कालीन स्थापत्य कला पर दिखता है? किन किन संस्कृतियों का प्रभाव है? देखिए, मध्य एशिया की संस्कृति, मध्य एशिया की संस्कृति, मध्य एशिया की संस्कृति का प्रभाव है। इसके बाद ईरानी संस्कृति का प्रभाव है, क्योंकि आपको पता है कि मुगल जो है ईरानी संस्कृति की नकल करते थे, अपनी स्थापत्य कला को भी ईरानी स्थापत्य कला के समकक्ष ले जाना चाहते थे। इसके बाद टर्की की कला, टर्की की संस्कृति यानी टर्की की कला यानी संस्कृति। इसके बाद क्षेत्रीय कला यानी प्रांतीय कला जिसको आप कहते हैं, क्षेत्रीय कला, सल्तनत कालीन कला, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इतने मिश्रित प्रभावों से मिलकर मुगल कालीन स्थापत्य कला बनी थी। यानी कहने का मतलब इतनी कलाओं का प्रभाव हमें मुगल कालीन स्थापत्य कला पर दिखाई देता है। तो इस आधार पर मुगल कालीन स्थापत्य कला को कई नामों से संबोधित किया गया है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला को इतिहासकार स्मिथ ने एक नाम दिया है इंडो पार्शियन कला, इंडो पार्शियन
कला। यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया है इतिहासकार स्मिथ ने। इतिहासकार स्मिथ ने इसे इंडो पार्शियन कला कहा। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है स्मिथ जो है मुगल कालीन कला से बेहद प्रभावित था, इसीलिए यह मुगल कालीन कला को स्थापत्य कला की रानी कहता है। यह मुगल कालीन कला को स्थापत्य कला की रानी कहता है। ये क्या कहता है बच्चों? स्थापत्य कला की रानी कहता है मुगल काल को, क्योंकि यह मुगल कालीन स्थापत्य कला से प्रभावित था। और ये एक नाम देता है इंडो पार्शियन कला मुगल कालीन स्थापत्य कला को। क्यों? क्योंकि आपने कहीं न कहीं उनकी कलाओं की क्या किया? नकल किया। ठीक है। इसके बाद एक अन्य नाम भी आता है इंडो सौरसेनिक कला। इंडो सौरसेनिक कला, इंडो सौरसेनिक कला, ये नाम भी मुगल कला का है, इंडो सौरसेनिक कला। ठीक है। इसके बाद तीसरा नाम भी आप ले लीजिए मिश्रित कला, मिश्रित स्थापत्य कला, मिश्रित स्थापत्य कला। इतने नाम आपके मुगल कालीन स्थापत्य कला के हैं। और कुछ स्टेटमेंट इस तरह से आते हैं, जैसे स्मिथ ने स्थापत्य कला की क्या कहा? रानी कहा। उसी तरह पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन एक महान इतिहासकार है। इन नामों को आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चों। आगे बढ़े। कहा जाता है पर्सी ब्राउन, जैसे अभी हमने नाम लिखा था पर्सी ब्राउन, हैवेल और फर्गुसन का, तो कहा जाता है कि पर्सी ब्राउन कहता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का क्या थी? ग्रीष्मकाल थे। ये पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट है। पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन कहता है मुगल काल स्थापत्य कला का ग्रीष्मकाल था, ग्रीष्मकाल था। यानी यहां पर कला को विकसित होने का सबसे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है। और आप जानते भी हैं पर्सी ब्राउन ने जो स्टेटमेंट दिया वह पूरी तरह से बच्चों क्या है? सच है। क्योंकि अगर आप देखें तो कहा जाता है कि सल्तनत काल के विपरीत जितने भी मुगल बादशाह रहे औरंगजेब को छोड़कर, सब स्थापत्य कला के बेहद प्रेमी थे। बाबर से लेकर शाहजहां तक सबने स्थापत्य कला को बखूबी प्रेम किया। औरंगजेब के समय भी स्थापत्य कला का विकास हुआ है। उनके समय भी रबिया उद दौरानी का मकबरा बना, जो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस स्थापत्य कला को बाबर ने शुरू किया, और बाबर स्वयं कला प्रेमी है, यह बात उसकी पुत्री हुमायूंनामा ने अपने ग्रंथ गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ हुमायूंनामा में कहा है। और स्वयं अपने ग्रंथ तुझके बाबरी में बाबर इस बात को स्वीकार करता है कि उसे कला से बेहद प्रेम है। लेकिन वो ये भी कहता है कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला उसे आकर्षित नहीं की, केवल एक स्थापत्य कला थी, वह है ग्वालियर की कला, जिसने उसको क्या किया? आकर्षित किया। और कहा जाता है कि वो स्वयं कहता है कि मैं ग्वालियर की कला से बेहद क्या था? प्रभावित था। इस बात की चर्चा वह अपने द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा, जो तुर्की भाषा में उसने लिखी थी, जिसे आप कहते हैं तुझू के बाबरी, उसमें वह स्वयं इस बात की चर्चा करता है। तो मुगल काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही बच्चों, कि जिस तरह से आप देखेंगे कि सल्तनत काल में केवल कुछ बादशाह, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिए या इल्तुतमिश को ले लीजिए, कुछ बादशाह ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने कला और स्थापत्य कला में रुचि दिखाई। उसके विपरीत आप मुगल काल में आइए तो सभी बादशाह क्रम से स्थापत्य कला में अपने प्रेम और रुचि को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से इस काल में कला की ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ जो वर्तमान में भी दुनिया के लिए या विश्व के लिए एक उदाहरण बनी हुई है। चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे आगरा का किला हो, चाहे जामी मस्जिद हो, चाहे मोती मस्जिद हो, जितनी भी स्थापत्य कलाएं वर्तमान में आप दिखेंगे उसमें मैक्सिमम आपके मुगल कालीन स्थापत्य कला के प्रतिबिंब या प्रतीक हैं। और यही नहीं, कहा जाता है कि स्थापत्य कला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। ठीक,
लेकिन स्थापत्य कला का विकास तो हुआ, लेकिन वर्तमान में इस स्थापत्य कला की उपयोगिता क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट पर्सी ब्राउन ने दिया कि मुगल काल स्थापत्य कला का ग्रीष्म काल था, इसका मतलब ये था कि मुगल कालीन बादशाहों के समय या मुगलिया सल्तनत के समय स्थापत्य कला को विकसित होने का सबसे बेहतर अवसर प्राप्त हुआ। हैवेल महोदय ने इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से व्यक्त किया है। हैवेल ने कहा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में स्वाभाविकता, सुडौलता एवं भव्यता दिखाई देती है। ठीक है, सीधी सी बात, स्वाभाविकता का मतलब है कि ये एकदम व्यवहारिक तरीके से बने हैं, इनमें कोई एक निश्चित संरचना नहीं है। जैसे आप वहां पर देखा आपने कि सल्तनत काल में कि या तो आयताकार या वर्गाकार भवन होते थे, यहाँ पर कोई निश्चित आकार आपको दिखाई नहीं देगा, एकदम स्वाभाविकता झलकती है। ठीक, सुडौलता और भव्यता ये दोनों लक्षण भी दिखाई देते हैं। उनमें सुडौलता के साथ साथ मोहकता भी है। मोहकता माने जो आपको आकर्षित करे। तो आकर्षित कोई चीज आपको कब करती है, जब उसमें अलंकरण और सजावट का सबसे बेहतर उपयोग किया गया हो, तभी वह चीज अपने आपको क्या करती है, कहीं न कहीं आपको क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें मुगल कालीन स्थापत्य कला में दिखाई देती है। तो इन स्टेटमेंटों से हमें ये देखना चाहिए कि आखिर वास्तव में मुगल कालीन स्थापत्य कला में क्या विशेषताएं दिखती हैं, उनकी खासियत क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी। तो अब हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता क्या है बच्चों, और विशेषता को देखने के साथ आप जितने भी पॉइंट मैं बताऊंगा आप उनको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद जो है आपको मैं फिर बाबर से मुगल कालीन स्थापत्य कला को शुरू करते हैं। ठीक, तो बाबर से हम मुगल कालीन स्थापत्य कला को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं देखिए, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला में क्या नई चीजें दिखती हैं, बात समझ रहे हैं, यहां पर नवीनता क्या दिखेगी। ठीक है, चलिए, तो स्थापत्य कला में सबसे पहला चीज होता है निर्माण। स्थापत्य कला में सबसे पहला चीज क्या होता है, निर्माण। तो यहां पर निर्माण प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है, कहा जाता है कि लाल पत्थरों एवं सफेद संगमरमर का बहुतायत उपयोग है। बहुतायत मतलब बड़ी संख्या में। और आप जानते हैं कि ये संगमरमर कहाँ से लाए गए बच्चों, आपके मकराना क्षेत्र से। ठीक है, मकराना राजस्थान। अब देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर लाल पत्थरों एवं सफेद संगमरमरों का सबसे ज्यादा क्या है, उपयोग है। इसके साथ साथ जो संगमरमर हैं, संगमरमर जो हैं, संगमरमर पर पेट्राड्यूरा शैली, ये क्या होता है, पेट्राड्यूरा शैली क्या है बच्चों, पेट्राड्यूरा शैली का उपयोग है।
पेट्राड्यूरा शैली का मतलब होता है कि जब संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी करके पच्चीकारी द्वारा हीरे जवाहरात को क्या किया दिया, जड़ दिया जाए। जब पच्चीकारी द्वारा हीरे जवाहरात को उसके ऊपर क्या किया जाए, जड़ दिया जाए, यानी लगा दिया जाए। यानी जैसे सपोज करो, मान लो ये पत्थर है, ये मान लीजिए संगमरमर का पत्थर है, इस पर खुरच कर पच्चीकारी करके इस पे इस तरह से हीरे जवाहरात को जड़ दिया जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है, पेट्राड्यूरा शैली कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्राड्यूरा शैली का उपयोग सबसे पहले कब हुआ, तो एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पेट्राड्यूरा शैली का उपयोग किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर पूछ लिया जाए कि ये तो इस्लामिक स्थापत्य कला में सबसे पहले इस शैली का उपयोग हमें एतमादुद्दौला के मकबरे में दिखता है, पेट्राड्यूरा शैली का। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के एक जो है गोल गुंबद में इसका उपयोग दिखाई दिया है, पेट्राड्यूरा शैली का। ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यह शैली हिंदुस्तान में पहले से क्या थी, प्रचलित थी, लेकिन उसके उपयोग की जो परंपरा थी वो बहुत ज़्यादा विस्तारित या बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुगलों ने इस शैली को सबसे ज़्यादा क्या किया, प्रचलित किया और इसे प्रचलन में लाने का प्रयास किया। ठीक, तो यह एक नई परंपरा हमें मुगल कालीन स्थापत्य कला में दिखती है कि जो संगमरमर उपयोग किए गए हैं उन संगमरमरों पर पेट्राड्यूरा शैली का उपयोग किया गया है, यानी उन पर हीरे जवाहरात को क्या किया गया है, जड़ा गया है। ठीक, जिससे इनकी सुंदरता, इनमें आकर्षण का भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हैवेल कहता है कि यहाँ की जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है उसमें स्वाभाविकता के साथ साथ मोहकता, भव्यता और आकर्षण दिखाई देता है। तो यह आकर्षण, भव्यता और मोहकता बच्चों क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसमें सजावट का सबसे बेहतर उपयोग हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि जो पत्थर उपयोग किए गए हैं, यानी जो जोड़ाई की विधि है, यानी बिल्डिंगों को वाटर प्रूफ बनाया गया है। बिल्डिंगों को क्या किया गया है, वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसको आप इस तरह से कहेंगे, स्थापत्य कला वाटर प्रूफ है। स्थापत्य कला वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ है का मतलब है कि इसमें पानी का रिसाव नहीं हो सकता, यानी पानी की नमी इसमें नहीं आ सकती। तो कैसे कहा जाता है कि इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए सरूज का उपयोग किया गया है। वाटर प्रूफ बनाने के लिए सरूज का उपयोग हुआ है। अब ये सरूज क्या है, वाटर प्रूफ बनाने के लिए किसका उपयोग हुआ है, सरूज का। तो सरूज क्या है, सरूज जो होता है ये चूना, रेत और लकड़ी का क्या है, बुरादा है। इसका निर्माण जो है चूना से, उसमें रेत मिलाकर उसमें लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। तो चूना, रेत और लकड़ी के बुरादे से मिलाकर जो बनता है उसी को सरूज कहते हैं। और इसके द्वारा इन्होंने बिल्डिंगों को क्या किया है, वाटर प्रूफ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं बच्चे, क्या आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? सौरभ सक्सेना जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफ इसे कैसे बनाया गया है, सरूज। सरूज मतलब होता है किन चीज़ों से मिलकर बना है, चूना से, रेत से, लकड़ी के बुरादे से। ठीक, अब देखिए अगली विशेषता क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग इसे नोट करते चलिए बच्चों, आप लोग सब इसको क्या करिए, नोट करते चलिए। अब देखिए, जो भवन बने हैं, जो भी भवन बने हैं
भवन के अंदर, भवन के अंदर मतलब जैसे किला हो गया या कोई मस्जिद हो गई, उनमें ये प्रयास किया गया है, भवन के अंदर बहते पानी की व्यवस्था की गई है, बहते पानी की व्यवस्था है, बहते पानी की व्यवस्था है। अब आप देखिए, आप इन समय मुगल काल में जितने भी किले निर्मित हुए, चाहे वो इलाहाबाद का किला आप देख लीजिए यमुना के तट पर है, चाहे आप आगरा का किला देखिए यमुना के तट पर है, आप दिल्ली का लाल किला देखिए यमुना के तट पर है। सामान्य तौर पर जो किले निर्मित किए गए मुगलों के समय वो नदियों के किनारे निर्मित हुए हैं, तो उसके कई उद्देश्य रहे होंगे। जैसे एक सामरिक उद्देश्य भी था, वही सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन किलों को नदियों से जोड़ा गया है और नदियों का प्रवाहमान जो प्रवाहित जो जल है वह किले के अंदर लाया गया है। नहर के निर्माण से किले के अंदर पानी के प्रवाह को सुनिश्चित किया गया है, और वह पानी क्या है, प्रवाहित पानी, माने रुका हुआ पानी नहीं है, वह पूरी तरह से क्या है, जाके नदी से फिर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, तो इससे क्या है कि वो पानी स्वच्छ बना रहता है। अगर किसी तालाब का निर्माण कर दिया जाए, कोई बावली अगर उसके अंदर बनाई जाए, तो बावली के पानी को गंदा होने में समय नहीं लगता है। बावली का पानी स्नान करने योग्य या पीने योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन नदियों के पानी को, प्रवाहित नदियों के पानी को किले के अंदर ले जाना और नहरों का निर्माण करना किले के अंदर, और फिर उस नहर को लाकर नदी से जोड़ देना, यानी कहीं न कहीं एक तरह से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि पानी हमेशा क्या होता रहे, प्रवाहित होता रहे। तो वह पानी जब बहाव युक्त पानी होता है तो उस पानी में गंदगी का समावेश नहीं हो पाता है। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला में सबसे एक खास विशेषता आप देखेंगे कि भवन जो बनाए गए हैं, भवनों के अंदर बहते हुए पानी की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। बहते हुए पानी की व्यवस्था है। अगर वो मस्जिद है तो वहाँ भी पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ भी व्यवस्था की गई है। अगर वो किला है, सामान्य तौर पर किलों में आप देखेंगे कि जो किले बने हुए हैं इस समय के, उन किलों के अंदर जो है बहते हुए पानी की व्यवस्था आपको दिखाई देगी। तो ये एक बड़ी खास बात है मुगल कालीन स्थापत्य कला में। और अगर आपको देखना है तो कभी आप जाइए, चाहे आप लाल किले में चले जाइए, चाहे आप जो है आगरा के किले में चले जाइए आपको, या आप इलाहाबाद प्रयागराज के किले में चले जाइए जो एकदम यमुना के तट पर है, उसमें भी आप देखेंगे तो नहर अंदर से क्या है, बनी हुई है बच्चों। ठीक है, और छोटी मोटी नहर नहीं, कम से कम वो 60 फुट या 70 फुट चौड़ी नहरें होती हैं। एक बृहद नहर के रूप में उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उपयोग किए गए पत्थरों पर उपयोग किए गए पत्थरों पर सजावट के लिए फूल पत्ते एवं बेलबूटों का उपयोग किया गया है। बेलबूटों का उपयोग किया गया है। बेलबूटों का उपयोग किया गया है। तो उपयोग किए गए पत्थर, जो निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है उन पर भी क्या की गई है, सजावट का उपयोग हुआ है। ठीक है, उनको भी क्या किया गया, सजाया गया है। ठीक, अच्छा, भवनों के ऊपर जो गुंबज बने हैं, जैसे आपने देखा कि गुंबज निर्माण की परंपरा सल्तनत काल में भी थी और गुंबजों के निर्माण की परंपरा मुगल काल में भी दिखेगी। लेकिन कहा जाता है कि मुगलों में जो गुंबज बनाए गए हैं वह भी अर्धगोलाकार तो हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे हिंदू स्थापत्य कला में या भारतीय स्थापत्य कला में जिस तरह से मंदिरों के ऊपर कलश का निर्माण किया जाता था, उसी तरह से इनके भी गुंबजों के ऊपर कलश बनाए गए हैं और बगल में बुर्ज बनाए गए हैं, पिलर की तरह ऐसे खड़े होते हैं, जैसे आप देखेंगे आगरा के ताजमहल में। तो इसके साथ साथ कहा जाता है कि जब
आप देखेंगे शाहजहां का दौर जब आता है तो शाहजहां के समय बच्चों एक नई परंपरा दिखती है। शाहजहां के समय एक नई परंपरा क्या थी? कहा जाता है शाहजहां के समय के जो गुंबद बने हैं वो गुंबद एकदम प्याज के आकार के हैं। जैसे प्याज होती ना, प्याज आप लोगों ने देखा होगा, वो एकदम प्याज की आकृति के हैं जो ऊपर जाकर एकदम तिकोने टाइप से निकलते हैं, ठीक, और बीच में उनका जो आकार होता है एकदम प्याज के आकार का होता है। ये निर्माण होता है कब? स्थापत्य कला जब आई, किसके समय? शाहजहां के समय। शाहजहां के समय आप जानते हैं कि मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर थी, तो वहां पर गुंबजों के निर्माण में थोड़ी सी बारीकी दिखाई देती है। कहा जाता है कि एकदम जो उनका शेप एंड साइज है वो पूरी तरह से एकदम प्याज की आकृति का दिखाई देता है, ठीक। उसके पहले की अगर हम बात करें कि आपके गुंबजों के निर्माण की विशेषता क्या है, तो देख लीजिए। देखिए, मुगल स्थापत्य कला में गुंबज एवं बुर्ज जो होता है ये चारों कोनों पर बना होता है, ठीक है। ये चारों कोनों पर एक ऊंचाई टाइप का गुंबज दिखता है जिसे बुर्ज कहते हैं। गुंबज एवं बुर्ज में ऊपर कलश का निर्माण किया गया है। ऊपर कलश का निर्माण किया गया है, कलश का निर्माण है, ये एक विशेषता है, ठीक। और शाहजहां के समय यही गुंबद जो है प्याज की आकृति का आपको दिखाई देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में बच्चों मीनारों का अभाव दिखेगा। मुगल कालीन स्थापत्य कला में मीनारों का अभाव है, यानी मीनारों का उपयोग नहीं किया गया है। मीनारों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अपवाद स्वरूप नहीं किया गया, तो लेकिन किया भी गया है। कहां पर किया गया है? सबसे पहले अकबर के मकबरे में। अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा, इस मकबरे में सबसे पहले मीनारों का उपयोग हुआ है बच्चों। तो कहा जाता है अकबर के मकबरे में सबसे पहले मीनारों का उपयोग हुआ। ये तो स्थापत्य कला के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस बिल्डिंग में या किस स्थापत्य कला में सबसे पहले मीनार माने स्तंभ, ठीक है, जैसे आप पिलर कहते हो आज के डेट में, जिसको आप पिलर कहते हो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस भवन में, किस स्थापत्य कला में सबसे पहले मीनारों का उपयोग होता है, तो आप कहोगे अकबर के मकबरे में, ठीक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए किसने सबसे पहले किया, यानी इसके उपयोग को प्रारंभ किसने किया, तो उपयोग प्रारंभ किया किसने? जहांगीर ने। किसने किया? जहांगीर ने। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये जो अकबर का मकबरा बना उसे बनवाया किसने था? जहांगीर ने ही बनवाया था। उसे किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मीनारों का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो आप बताएंगे अकबर के मकबरों में, ठीक है। ये एक इसकी खास विशेषता है। अब देखिए अगली विशेषता, भवनों का निर्माण भवनों का निर्माण चारबाग पद्धति, भवनों का निर्माण चारबाग पद्धति पर दिखाई देता है। चारबाग पद्धति पर दिखाई देता है। भवनों का निर्माण चारबाग पद्धति पर दिखाई देता है, यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे चौकोर बाग का ये निर्माण करते हैं, चौकोर बाग होती है, इस बीच में ये क्या होता है? भवन बनता है, यानी चारों तरफ से ये क्या होते हैं? बाग लगे होते हैं, जो कहीं न कहीं इस भवन के लिए प्राकृतिक सुंदरता को क्या करते हैं? पैदा करते हैं, या प्राकृतिक सुंदरता को निर्मित करते हैं, ठीक। तो ये एक परंपरा मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं में दिखती है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की आकार एवं डिजाइन में क्या है? विविधता है, ठीक है। यानी मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है बच्चों, उनकी आकार एवं डिजाइन में क्या है? आप वैरायटी देखोगे। जैसे सल्तनत काल में क्या था कि सल्तनत कालीन जितनी भी स्थापत्य कलाएं थी, वो स्थापत्य कलाएं मूल रूप से पूरी तरह से कहीं न कहीं वर्गाकार या अर्धवृत्ताकार या आयताकार 3-4 आकृतियों में सिमट कर रह गई थी।
लेकिन मुगल कालीन स्थापत्य कला में देखेंगे आप कि यहाँ पर आकार में क्या दिखेगी, विविधता, डिजाइन में आपको विविधता दिखाई देगी। ये एक बड़ी खास विशेषता है कि आकार एवं डिजाइन में विविधता दिखाई देगी। आकार एवं डिजाइन में विविधता दिखाई देगी, विविधता दिखती है। आकार एवं डिजाइन में ये इतने पॉइंट हमने आपको बताया और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इतने पॉइंट आपको पर्याप्त हैं। इसमें से आप अगर 5 भी 6 भी अगर आप याद रखते हैं तो ये बहुत है आपके एग्जाम के लिए। आप इससे मेंस भी लिख सकते हो आसानी से बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलिए शीला कुमारी जी, आप पूछ रहे पत्थर के बारे में इतना पढ़ना क्यों है सर जी? ठीक है बेटा, उसी पत्थर से बहुत सारी इनकम हो रही है वर्तमान में आपको, ठीक है। तो जिस तरह आप ज़िंदगी में नौकरी क्यों करते हो, आपसे कोई पूछे तो आप कहते हो कि नौकरी इसलिए करते हैं ताकि पैसा उससे मिले। तो ये पत्थर भी वर्तमान में कहीं न कहीं कला के साथ साथ यानी सांस्कृतिक विकास के साथ साथ आपके आय के जरिए भी हैं, क्योंकि ये वर्तमान में पर्यटन प्लेस हैं, ठीक। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है यहाँ पर, तो दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मेंस में डिस्कस की जाती हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे चूँकि आप प्री की क्लासेस हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कला की शुरुआत मुगलों में कहाँ से होती है, तो बाबर से होती है। तो बाबर के समय देखिए, चलिए बाबर आपके यहाँ 1526 से 1530 तक शासन किया और एक बहुत ही कम समय का कार्यकाल रहा, 4 वर्ष का। कहा जाता है कि बाबर का जीवन पूरी तरह से युद्धों में ही बीता था और बहुत कम समय तक इन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता पर अपना पैर जमाया, या हिंदुस्तान की सत्ता पर इनका जो तिरंगा था वो मात्र 4 वर्षों तक ही क्या रहा, खड़ा रहा। तो बहुत जल्द बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन बाबर के समय कुछ निर्माण से या बाबर के समय जिस स्थापत्य कला का निर्माण हुआ उसकी कला प्रियता की जानकारी कहीं न कहीं हमको हो जाती है, ठीक है। यानी बाबर के बारे में जानने का जो आधार है वह इनकी पुत्री इनकी पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ लिखा था और स्वयं इसने अपने ग्रंथ तुजुक बाबरी में अपनी कला प्रियता को क्या करता है, दर्शाता है। बाबर ने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान आया तो उस समय यहाँ की कलाकृतियाँ बहुत आकर्षित नहीं थी, यानी बहुत उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि वह ग्वालियर की कला से बेहद क्या हुआ, प्रभावित हुआ, जो विक्रमजीत के समय विकसित हुई थी। तो ग्वालियर की कला बाबर को अट्रैक्ट करती है, बाबर को आकर्षित करती है और कहता है कि जब यहाँ की कला ने मुझे आकर्षित किया तो मैंने भी कला को विकसित करने के लिए तुरंत इसने कुस्तुनतुनिया, कहाँ पर, कुस्तुनतुनिया से शीशान के शिष्यों को इसने क्या किया, आमंत्रित किया। शीशान वहाँ का शिल्पकार था। कहा जाता है कि इसने कुस्तुनतुनिया से शीशान के शिष्यों को आमंत्रित किया। शीशान के शिष्यों को इसने क्या किया, आमंत्रित किया। कहाँ से, कुस्तुनतुनिया से। अब देखिए, जब ये कुस्तुनतुनिया से शिल्पकार आएंगे तो कुस्तुनतुनिया की कला का प्रभाव, कुस्तुनतुनिया की कला का प्रभाव भारतीय कला पर दिखाई देगा कि नहीं देगा, ठीक है। कुस्तुनतुनिया की कला का प्रभाव भारतीय कला, यही तो तुर्की क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ का प्रभाव भारतीय कला पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर इस कला का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा तो फिर भारतीय कला में भारतीयता का लक्षण नहीं रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जो भी शिल्पकार भारत आए पहले उनको भारतीयता की, भारतीय शिल्पकारों की यानी भारतीय शिल्पकला की विशेषताओं से क्या किया गया, पूरा परिपक्व बनाया गया, प्रशिक्षित किया गया, फिर उनको इन्वॉल्व किया गया शिल्पकला के क्षेत्र में, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसने कुस्तुनतुनिया में शीशान के शिष्यों को आमंत्रित किया। स्वयं इस बात को कौन कहता है, बाबर कहता है। और बाबर अपने ग्रंथ तुजुक बाबरी में और क्या कहता है, अपने ग्रंथ तुजुक बाबरी में आगे कहता है, इसने कहा कि मैं इस कला से प्रभावित होकर
कहता है कि 1491 संगतरासों, 1491 श्रमिकों को, उनको संगतरास भी कहा गया है, 1491 श्रमिकों को या शिल्पकारों को यह स्थापत्य कला के निर्माण में लगाता है। और कहता है कि इन लोगों के द्वारा धौलपुर, आगरा, बयाना, कई स्थानों पर, धौलपुर दिल्ली के बगल है बच्चों, धौलपुर, आगरा, बयाना और एक जगह और है, नहीं याद आ रहा है, इन स्थानों पर इसने स्थापत्य कला यानी कला के निर्माण का कार्य क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि दुर्भाग्य से बहुत जल्दी इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक, बाबर की। तो बहुत बड़े स्तर पर जो है यह कला को जन्म नहीं दे पाता। तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि इसने बयाना में और सिकरी, हाँ सॉरी, फतेहपुर सिकरी, बयाना में, सिकरी में, आगरा में, धौलपुर में जब इसने 1491 शिल्पकारों को लगाया तो यहाँ पर कौन सी स्थापत्य कला दिखाई देती है जिसका निर्माण बाबर के समय हुआ? तो कहा जाता है इन शिल्पकारों के द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक भवन न बनाकर, यानी यहाँ पर इस तरह की बिल्डिंगें नहीं बनी हैं जिनको आप मस्जिद, मदरसा या विद्यालय कह सके। यहाँ पर इस तरह के भवन बने हैं जैसे स्नानागार, जैसे कुएं, जैसे फब्बारा, स्नानागार, कुएं, फब्बारा, बावली माने तालाब, इस तरह के निर्माण कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया। तो इससे भी ये पता चलता है कि कहीं न कहीं बाबर का रुचि जो है स्थापत्य कला या निर्माण कार्य में रहा होगा। ठीक, तो कहीं न कहीं बाबर ने बावली, फब्बारा, कुएं, स्नानागार, इन सारी स्थापत्य कलाओं को निर्मित किया जिनकी काउंटिंग आप कहीं न कहीं बिल्डिंगों में नहीं करते हो, जिससे ये लगता है कि नहीं बाबर के समय कहीं न कहीं कला का बृहद स्वरूप उभर कर नहीं आता, लेकिन ये गलत है। कुछ मस्जिदों का निर्माण भी उसने किया है, ठीक है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है, आप जान ही रहे हैं कहाँ की मस्जिद है। हालांकि वह स्वयं नहीं बनाया है, लेकिन उसके समय के अधिकारियों ने बनाया, जैसे अयोध्या में मीर बकी द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा भी रहा। अभी कुछ समय पहले 9 नवंबर या 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर हिंदू मंदिरों के प्रमाण को स्वीकार करते हुए, इसके नीचे हिंदू मंदिरों के प्रमाण को स्वीकार करते हुए इस सतह के नीचे, यानी जिस लेवल पर, मान लीजिए ये एक लेयर है, ठीक है, ये मान लीजिए मिट्टी की लेयर है, और जब उत्खनन कार्य किया गया तो देखा गया कि इस लेयर पर बाबरी मस्जिद है, ठीक है, लेकिन इससे जो निचली लेयर है यहाँ पर हिंदू मंदिर के प्रतीक पाए गए हैं, जैसे स्तंभ हैं या छड़ियों की मूर्तियां हैं, देवियों की मूर्तियां हैं जो इस लेयर से पाई गई। तो कहीं न कहीं ये जो लेयर है वो इससे प्राचीन है, और इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि ये स्थान जो है वो कहीं न कहीं हिंदू मंदिरों से जुड़ा हुआ है। बाबर जिसे ध्वस्त करके यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। लेकिन दुर्भाग्य है बच्चों, कहा जाता है जिस लेयर पर हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं वहीं पर 2 कब्र भी पाई गई थी, वहीं पर 2 कब्र भी मिली हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने विवेचना नहीं किया, क्योंकि अगर इसकी विवेचना होती तो शायद विवाद और लंबा आगे बढ़ जाता। तो बहुमत के विचारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और मुसलमानों ने साथ भी दिया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बाबरी मस्जिद मीर बकी के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद पानीपत आप जान रहे हैं, पानीपत हरियाणा में है। पानीपत में काबुली बाग, पानीपत में काबुली बाग का निर्माण किया है। काबुली बाग का निर्माण इसने किया था।
पानीपत में काबुली बाग का निर्माण किया किसने? अब पानीपत आप देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, दिल्ली और आगरा से बहुत ज़्यादा दूरी में इसकी स्थापत्य कला का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। यानी इन्होंने जो भी स्थापत्य कला सृजित किया या निर्मित किया वो ज़्यादातर दिल्ली के क्या है? नज़दीकी हैं, ठीक है। इसके बाद संभल में इन्होंने जामा मस्जिद बनाया था, संभल में जामा मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक। तो ये बाबर के समय की स्थापत्य कला है जिसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा, ठीक। और बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के समय कोई स्थापत्य कला बहुत खास विकसित नहीं हुई। हुमायूं के बारे में बस इतना कहा जाता है कि हुमायूं ने, आपको पता है हुमायूं अपने जीवन का 15 साल ईरान में बिताता है, क्योंकि शेरशाह सूरी से जब ये पराजित हुआ चौसा के युद्ध में, और उसके बाद बिलग्राम के युद्ध में जब ये शेरशाह सूरी से पराजित हो गया तो इसे भागकर ईरान में शरण लेनी पड़ी, और ईरान के शाह से वहीं पर ये अपना एक कहा जाता है कि कला को भी प्रोत्साहित करने का विचार इन्होंने अपने मन में पाला। और ये जब वापस हिंदुस्तान आए तो आपको पता है कि इन्होंने चित्रकारों को लेकर आए थे, और कहा जाता है कि जब हुमायूं वापस हिंदुस्तान आया तो ईरानी कला के लक्षणों को भी लेकर आया, यानी स्थापत्य कला में भी ईरानी लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। तो उसका एकमात्र कारण था कि हुमायूं का ईरान में 15 साल अपने जीवन का बिताना, ठीक। कहा जाता है हुमायूं के समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन आगरा और फतेहाबाद में 2 मस्जिदें हुमायूं ने बनाया था, आगरा और फतेहाबाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हुमायूं के समय एक नगर बना था जिसको कहते हैं दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर दिल्ली में है, और इसी दीन पनाह नगर में एक शेरमंडल जिसे लाइब्रेरी कहते हो आप, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं जितना शौकीन अपने कपड़ों का दिखता है, कहा जाता है कि हर दिन एक कपड़ा पहनता था, तो जितना शौकीन वो कपड़ों का था उतना शौकीन वो कला का नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इसके समय कला हमें दिखती है, लेकिन वो कुछ खास नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। तो महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो अकबर के द्वारा निर्मित की गई। तो इसका अध्ययन हम अकबर के समय की स्थापत्य कला में करेंगे। तो जो कल आपकी स्टार्ट होगी स्थापत्य कला अकबर के समय की, कल हम डिस्कस करेंगे कि स्थापत्य कला अकबर के काल की, क्योंकि यहाँ से वास्तविक कला का जन्म होता है। मुगल काल में जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं जो वर्तमान में दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं जहांगीर, अकबर और शाहजहां के समय की हैं। तो इसलिए कल का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आज की क्लास को हम बच्चों यहीं पर आपसे विदा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कल की क्लास में जुड़िए, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी अकबर के समय की।